एक टैक्टिक भी है, स्ट्रैटेजी कहते हैं इसको, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज करती हैं, इसे कहते हैं हनी ट्रैप। अभी खलीलुर रहमान के साथ भी हुआ था। पता नहीं हनी ट्रैप था, ख्वार ट्रैप था, जो भी था। देखिए, जिस तरह मैं डार्क वेब को समझता हूँ ना सर, डार्क वेब जो है वो इंटरनेट है जो 100% अनट्रेसेबल है। ओरिजिनल इंटरनेट डिजाइंड है आपको ट्रैक करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल जो इंटरनेट है ना, जिसको आप सरफेस वेब कह रहे होते हो, ठीक है, ये लिटरली एक तरह का प्रोडक्ट है जो कि आपको हुक करने के लिए डिजाइंड है, कि जैसा जितना हो सके इस बंदे को हमने अपने पास रखना है। और आप अगर बगैर VPN लगाए या बगैर सिक्योरिटी के डार्क वेब पे जाने की कोशिश करते हो, आपका सारा डेटा चोरी कर लेंगे और वो आपके खिलाफ यूज करेंगे। आप रिसेंटली देख रहे हो कि इंटरनेट अचानक से बंद हो रहा है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट जो है इसको फिक्स करने में शार्क खा रही है ना सर। वो तो ऑफिशियल नैरेटिव है ना, आप अगर इसको प्रॉपर्ली देखो तो ये अटैक्स भी हो सकता है। डार्क वेब का नाम जब भी हमने सुना है, बचपन में सुना, नेगेटिव सुना है, नेगेटिव सुना है। पोर्नोग्राफी, जिसमें वो चेक करना चाह रहे हैं कि एक जिंदा इंसान को नाउजुबिल्ला अगर खोल के देखें कि उसके ऑर्गन्स कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बैठे के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं मैं मलिक जहांगीर एक बार, और मेरे साथ हैं हमारे गेस्ट जनाब तलत चौधरी साहब। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बेहतरीन। तलत चौधरी साहब, आपके साथ मैंने MK अल्ट्रा सीरीज़ की माइंड कंट्रोलिंग प्रोग्राम वाले हमने 3 एपिसोड किए, बड़े बेहतरीन एपिसोड रहे तीनों, माशाल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक मिला सब में। और जब हम अपना लास्ट एपिसोड शूट कर रहे थे MK अल्ट्रा वाला, तो उसके एंड में हमने बात की थी कि अब हम आपसे बात करेंगे डार्क वेब के बारे में, क्योंकि आप ही ने छेड़ा था तो हमने पकड़ लिया कि भाई आए, अब तो करनी बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे आपसे बात कर सकें डार्क वेब के बारे में। आपने बहुत सुना होगा, अब तो बहुत आम हो गया है लफ्ज़ डार्क वेब। जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, कुछ वीडियोस के वाक़यात हुए हैं या दीगर चीज़ें जो देखने को मिली हैं पिछले ख़ास तौर पे कुछ आफ्टर कोरोना या ड्यूरिंग कोरोना और आफ्टर कोरोना, तो इन सब चीज़ों का बहुत कसरत से जिक्र हुआ। डार्क वेब हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, या क्रिप्टो बतौर टेक्नोलॉजी हो गया। तो कोशिश करते हैं कि आज थोड़ा सा इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ वाक़यात शेयर करते हैं आपके साथ, कुछ बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है सबके, और डार्क वेब क्या है, लोग क्या फ़ायदा उठाते हैं इससे, क्या नुकसान है इंसान को इससे। ये तमाम बातें आज हम पूछेंगे जनाब तलत चौधरी साहब से। तो आएँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं खुद बहुत खुश हूँ कि हमने यही टॉपिक पिक कर लिया, क्योंकि एक तरह से ये कंटिन्यूएशन बनती है। इंटरनेट अगर मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने का कोई तो बनता नहीं है, ज़्यादातर हमारी आवाम ऑलरेडी अवेयर है डार्क वेब से, इसकी वजह से काफ़ी। फिर भी एक बेसिक वगैरह थोड़ा सा बता दें ताकि एक चीज़ कंस्ट्रक्ट हो जाए कि फिर उसी को आगे लेके चलें हम। जिस तरह मैं डार्क वेब को समझता हूँ ना सर, डार्क वेब जो है वो इंटरनेट है जो 100% अनट्रेसेबल है, जो एक्चुअली ओरिजिनल इंटरनेट है। ओके, ओरिजिनल इंटरनेट इसलिए बोलूँगा क्योंकि जब इंटरनेट की बुनियाद रखी गई थी ना, ये था फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट एकेडमिक पीपल। इसमें सबसे मशहूर नाम जो आपको मिलेगा ना, टिम बर्नर्स ली का मिलेगा। वरना इंटरनेट बनाने में तकरीबन 6 से 8 लोगों की कंट्रीब्यूशन है। फिर आपकी जो US की NSA है, इन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया। सर CIA का प्रोजेक्ट था बेसिकली स्टार्ट में ये, यार बाद में जो है आवाम के लिए खोला गया इसको। जिस तरह मुझे नॉलेज मिली है, मुझे लगता है कि 100% ये चले 100% गलत हो जाएगा, मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन इसकी क्रिएशन में MK अल्ट्रा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बोलूँगा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखिए, आपका जो बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट है ना, बिल्कुल जो बेसिक है इंटरनेट का, वो बेसिकली सिग्नल्स हैं जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं। सही, लिटरली ऑन एंड ऑफ है। इस पे इतनी खतरनाक लैंग्वेजेस बन गई हैं, यहाँ तक कि अब इस पे आप वीडियो देख पा रहे हो और लाइव किसी से इंटरैक्ट कर पा रहे हो। इस लेवल पे पहुँचने के लिए आपको कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन तो लेनी पड़ेगी। अगर आप एक इंसान के दिमाग के न्यूरॉन को थोड़ा सा गौर से देखें ना, न्यूरॉन ये वर्ड आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक न्यूरॉन वो चीज़ है जो कि इंसान के जिस्म में या किसी भी जिंदा मखलूक के जिस्म में मेमोरी स्टोर कर रहा है, और इससे जो आपकी कम्युनिकेशन होती है ना, ज़्यादा डिटेल में एक न्यूरो साइंटिस्ट बताएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल पल्स ही है बेसिकली, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को बता रही है कि अभी तुम्हें ये करना है, अभी तुम्हें वो करना है। और हमारे सिर्फ दिमाग में, वैसे न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, ये रिसेंटली पता चला है, लेकिन सिर्फ हमारे दिमाग में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं जो आपस में एक वेब की तरह कनेक्टेड है। तो अब कॉन्सेप्ट ये था कि डेटा इस तरह से शेयर करना है जिस तरह से नेचर शेयर करती है, जिस तरह दरख्त अपने आप से बातें करते हैं, जिस तरह से प्लांट्स बातें करते हैं, जिस तरह ह्यूमन थॉट चलती है, इस तरह से एक बंदे से दूसरे बंदे के पास डेटा जाए और कोई तरीका ही ना हो ट्रैक करने का। इसकी लिटरली जो मैकेनिकल फॉर्म है जो सबसे पहले ली थी, वो World War II के दौरान ही हो गई थी, जब नाजीज कम्युनिकेट कर रहे होते थे अपने आपस में, लेकिन उनका डेटा इनक्रिप्टेड होता था, तो ब्रिटिश जो है उसको फिगर आउट नहीं कर पाते थे। तो जो पहला डीक्रिप्शन का मेथड बनाया था वो ब्रिटिश ने बनाया था, आपने नाम सुना होगा, एलन टर्नर सर, और एनिग्मा मशीन, और उसका जो मूवी बड़ी बेहतरीन बनी है, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, सेम सर, इमिटेशन गेम।
मतलब उन्होंने Sir- सही बंदे को ऑनर कर दिया। Yep, उसके अपने मसले अपनी जगह, लेकिन ही वॉज द माइंड बिहाइंड फिगरिंग आउट। और उसने किस तरह से फिगर आउट किया, उसको बचपन से एक चुल थी कि मुझे एक ऐसा कंप्यूटर बनाना है जो मुझसे बात कर सके। आपने उसकी फिल्म देखी है जी, ना, बिल्कुल। तो हिस्ट्री उसको बेसिकली बचपन में ट्रॉमा लगा था। उसका जो सबसे करीबी दोस्त था जिससे वो बात कर पाता था, उसकी डेथ हो गई थी। दैट कैरेक्टर, दैट फ्रेंड, दैट उस बंदे का एक तरह से वो मोटिवेशन थी बेसिकली उस बंदे की। उसने कहा था मुझे किसी तरह ह्यूमन थॉट को रिक्रिएट करना है। उसके चक्कर में वो सिर्फ इस पॉइंट तक पहुंच पाया कि वो उस कोड को डिकोड कर पाया। अब वहां से बुनियाद पड़ जाती है आपकी एक एआई की, क्योंकि एक तरह से वो जो मैकेनिकल डिवाइस है जो ट्यूरिंग ने बनाई, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। True. जो प्रोसेसिंग, जो सोच एक आम आदमी को हजारों साल लग जाती करने में, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, वो उसने मिनट्स में कर दी। ये बेसिकली इंटरनेट की बुनियाद और है। पूरी फजाई ताकत जर्मन्स की जो है वो सत्यानाश हो गया उसका, वरना तो लंदन में तो बम गिरना शुरू हो गए थे। अरे लंदन क्या सर, वही बात है ना, उन्होंने पहले ये डिकोड किया कि ये बातें क्या कर रहे हैं। तो उनको समझ में आया कि इनकी सोर्स कहाँ है, इनकी फैक्ट्रीज कहाँ है, इनको जो रॉ मटेरियल मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है। फिर वहाँ पे जाके बम्बार्टमेंट की तो उनको इन्होंने मारा है ना। True. अब यही इंटरनेट आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करता गया है। इसको आप एज मॉर्स कोड भी जानते हो, लेकिन मॉर्स कोड को बहुत आसान है बेसिकली हैक करना। तो पहला टारगेट था इसको अनट्रेसेबल और अनरीडेबल बनाना है। तो 80s और 90s में तो कंप्यूटर्स बहुत एक्सपेंसिव थे और बहुत बड़े बड़े होते थे, क्योंकि आप एक ट्रांजिस्टर भी बना रहे होते थे। वो ऑलमोस्ट यूँ समझे कि कमरे के साइज की हुआ करते थे। तस्वीरें देखी हमने, एडिटर सब तस्वीर लगा भी देंगे पुराने कंप्यूटर्स की, पूरे पूरे कमरों में सर्वर टाइप के लगे हुए, जिस तरह के बड़े बड़े सर्वर होते हैं ना आज, वैसे ही कंप्यूटर्स हुआ करते थे। ये ओरिजिनल इंटरनेट है, और आयरॉनिकली यही डार्क वेब है, क्योंकि डार्क वेब के ऊपर इतनी ज़्यादा आपने इंक्रिप्शंस लगाई हुई हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर्स को जब तक पता लगेगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी, आपकी आईपी चेंज हो चुकी होगी। आईपी आपकी फिजिकल लोकेशन है। ओके। ओरिजिनल इंटरनेट डिजाइंड है आपको ट्रैक करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल जो इंटरनेट है ना, जिसको आप सरफेस वेब कह रहे होते हो, ठीक है, ये लिटरली एक तरह का प्रोडक्ट है जो कि आपको हुक करने के लिए डिजाइंड है, कि जैसा जितना हो सके इस बंदे को हमने अपने पास रखना है, और एक दफ़ा आप अटेंशन पे आ जाते हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप उससे प्रोडक्ट सिलवा सकते हो, उसके माइंड के साथ खेल सकते हो। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का पूरा गेम। अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ तो ये जो सरफेस वेब जिसे हम कहते हैं, सरफेस इंटरनेट जिसे हम कहते हैं, ये आपको घेरने के लिए, ये आपको घेरने के लिए, ये आपको घेरता है। आपको घेरने से मुराद ये है कि आपको इतनी एंटरटेनमेंट देगा, इतनी इंट्रिगिंग चीज़ें आएंगी कि आप इस पे लगे रहें। जब तक आप इस पे लगे रहेंगे तो आपकी जो सबसे कीमती शय है, आपका डेटा, वो सरफेस वेब से सीधा जा रहा होगा डार्क वेब पे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ओके। क्योंकि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टाइम ट्रेसेबल नहीं है। मतलब जितनी दुनिया की गवर्नमेंट से सारी की सारी डार्क वेब को रेगुलरली मॉनिटर कर रही होती है। देखिए यूँ समझे, डार्क वेब इन इट्स एसेंस एक बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी आपका भी है, मेरा भी है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर वालों से कोई चीज़ ऐसी कम्युनिकेट करूं जो मेरे घर वालों के अलावा किसी को ना पता हो, तो मैं अपने घर में डार्क वेब का पूरा सर्वर खड़ा कर सकता हूं। कोई मुश्किल नहीं है। आपने एक राउटर खरीदना है और राउटर की कुछ ट्यूनिंग्स है जो करनी है। बेसिकली आपने उसको असाइन कर देना है कि जब इस आईपी की डिवाइस इस राउटर से कनेक्ट करेगी तभी आपने ये इन्फॉर्मेशन इसको देनी है, वरना नहीं देनी। और ये अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब इतना आसान भी नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब की वीडियो देख सोचा था कभी घर जाके ट्राई करता हूँ इसका। वेल ट्राई आप बिल्कुल करें। मैं एक्चुअली उन लोगों में से हूँ जो इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि आपको डार्क वेब की टेक्नोलॉजी समझना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपको किस किस तरह से ट्रैक किया जा रहा है। क्योंकि डार्क वेब पे जो लोग बैठे हैं वो अनट्रेसेबल है। अगर आपके इसमें सबसे जो आजकल मेन स्ट्रीम एग्जाम्पल है वो टिकटॉक की दी जाती है, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जो हर मुल्क में अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर एंड देयर प्रेफरेंसेस कंटेंट को वायरल करती है। इनका जो फॉर यू का कॉन्सेप्ट है। और इसमें टिकटॉक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि जितनी देर तक फ़ोन में आपके टिकटॉक इंस्टॉल्ड है ना, इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग द ऐप, वो आपका सारा डेटा रिकॉर्ड करके अपने मेन सर्वर पे भेज रही है जो चाइना में है। ये उनका आप ऐप के लिए ओके करते हैं ना कि आई एग्री, कभी आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इजाज़त दे रहे हो कि आपके फ़ोन से हम सारा डेटा लेंगे। और बहुत सी ऐप्स ये करती हैं कि हम आपके फ़ोन से SMS कर सकते हैं, आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं, आपका माइक्रोफोन यूज़ करेंगे, आपका कैमरा यूज़ करेंगे। ये चीज़ें तो सामने आती हैं वाज़ेह तौर पे, और हम कहते हैं बस एक्सेप्ट ऐप आनी चाहिए बिना पढ़े या कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि हमसे क्या ही ले लोगे यार आखिर। अब हम जाते हैं थोड़ा सा कंस्पिरेसीज की तरफ, क्योंकि इस डार्क वेब का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, डार्क वेब का प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब क्रिप्टो करेंसीज ने बुनियाद पकड़ी। देखिए ये तकरीबन मिड 90s अर्ली 2000s की बात है। एक वेबसाइट है जिसे द सिल्क रोड कहा जाता है। ये वेबसाइट उठ के सामने आई है, और ये सबसे पहले उठ के आई है US में, और फिर ये वर्ल्ड वाइड फैली है। क्योंकि सिल्क रोड
इस ऐसा एक दराज की वेबसाइट थी जिस पे हर चीज़ अवेलेबल है। ऑन द वेरी बेसिक लेवल आपको सुई चाहिए वो भी मिलेगी। अगर आपको एडिनोक्रोम चाहिए, जो एडिनोक्रोम के जो पहले रेमिनेंट्स डिजिटली फुटप्रिंट पे आए ना, वो इस वेबसाइट पे आया कि वहाँ पे एडिनोक्रोम भी बिक रहा था, वहाँ पे कोकेन भी बिक रही है, वहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन्स बिक रहे हैं, वहाँ पे जाके आप एक बंदा हायर कर सकते हो जो कि आपके लिए जाके किलिंग करेगा। यू नेम इट, इट्स अवेलेबल ओवर देयर। उस वक्त पाबंदियां भी नहीं थी इतनी सारा वेबसाइट यूज करने में, कोई भी ये आप बात कर रहे हो वही अर्ली 2000s की, तो उस वक्त का जो इंटरनेट था उसके हिसाब से चल रहा था। ओके। अब ये सारा का सारा ऑपरेट डार्क वेब से हो रहा था, तो इसको ट्रेस करना इम्पॉसिबल हुआ था। इसकी बड़ी ख़तरनाक स्टोरी है। जो बंदा था जो बेसिकली इसको द सिल्क रोड को चला रहा था, एक पॉइंट में मतलब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वर्थ ऑफ बिटकॉइन अपने पास रख के बैठा हुआ था। और जब ये बंदा पकड़ा गया है, यूँ समझे ये एक लोकल कैफ़े में बैठा हुआ है और वहाँ के लोकल वाईफाई पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा है और अपने नॉर्मल से लैपटॉप से, मतलब कितने का होगा ऐसे हमारे को 50-60 हज़ार रुपये वाले लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा है। जब उसको ट्रेस डाउन किए तो वहाँ बैठा हुआ था उसने थ्रू ऑनियन राउटिंग। डार्क वेब बेसिकली ऑनियन राउटिंग पे फंक्शन करता है, ये इसका टेक्निकल नाम है। इसको आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है बिफोर गोइंग ऑन डार्क वेब। मेजॉरिटी लोग जो है वो गलती ये करते हैं, ऐसी चुस में जाके कोशिश करते हैं चलो डार्क वेब पे जाके देखते हैं क्या है। आप डार्क वेब को उस वक्त तक एक्सेस ही नहीं कर सकते जब तक वहाँ पे मौजूद प्रोटोकॉल्स आपको ना पता हो, क्योंकि जो सेकंड गेम पकड़ा है ना इंटरनेट ने, वो पकड़ा है जब इसमें प्रोटोकॉल्स डिफाइन हो गए। देखिए कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा मसला होता था 80s में और 90s में, जिसको कहते थे लैंग्वेज बैरियर, कि दो तरह की लैंग्वेजेस थी। एक वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर सिर्फ अपने आप को ही समझा सकता है कि आप उससे बात कर पा रहे हो, लेकिन अगर मैं आपके पीसी को अपने पीसी से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा वो ऐसा होगा जैसे दो एलियन लैंग्वेजेस बात कर रही हैं। तो हमें एक प्रोटोकॉल बनाना था जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से बात कर सके। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल। ओके। ठीक है, TCP बेसिकली आपका जो डेटा है उसको एक पैकेज में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा रहा है और फिर वापस मुझे ला के दे रहा है, और उसको इनक्रिप्ट भी कर रहा है, डिक्रिप्ट भी कर रहा है। ये आपका बेसिक इंटरनेट हो गया। डार्क वेब क्या करता है, ये जो पैकेज मैं आपको भेज रहा हूँ ना, ये इतनी जगहों से होके आएगा कि इसका डिजिटल फुटप्रिंट ही गायब हो जाएगा। कि कहाँ से चलना शुरू हुआ था और कहाँ का। ओके। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैंने फॉर एग्जांपल आपको बिटकॉइन भेजना है, तो आपने मुझे अपना वॉलेट एड्रेस दे दिया, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट नहीं भेजे। मैंने सिल्क रोड पे फॉर एग्जांपल जाके एक बंदे को हायर किया और मैंने कहा मैंने इसको तकरीबन 50 करोड़ के बिटकॉइन भेजने हैं, तो मेक श्योर कि वो मेरे पे ट्रेसेबल ना हो। तो वो फिर ऑनियन राउटिंग को यूज़ करेगा, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करेगा कि आप तक वो जब अमाउंट पहुँचे तो ये कोई ट्रेस ना हो कि ये मेरे वॉलेट से निकले। तो फिर जितने भी क्रिमिनल्स हैं या इस तरह की माफियाज हैं, इनके लिए तो हेवन था ये। ओरिजिनल इंटेंशन ये नहीं थी। ओरिजिनल इंटेंशन जो थी, इंटरनेट के ऊपर स्टैनफोर्ड ने बहुत काम किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे इस पे बहुत काम, यहाँ तक कि गूगल जो है वो भी स्टैनफोर्ड के अंदर ही उसकी इन्वेंशन, यूँ समझे उसकी पहली पिच जो है वहाँ पे की गई है, एप्पल की वहाँ पे की गई है, IBM की गई है, लेनोवो की गई है। वेल लेनोवो और IBM तकरीबन एक ही चीज़ है। अब लेनोवो ने जो IBM का पूरा ब्रांड खरीद लिया है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं एकेडमिक लेवल के लिए जो आम पब्लिक को अगर आप दोगे तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर रिसर्च चल रही है कि नाजीज जो टेक्निक्स डिस्कवर कर रहे थे उसमें वाकई में ब्लैक मैजिक था या नहीं था, अभी आम पब्लिक के लिए तो नहीं है ना सर। आम पब्लिक इसको पता नहीं किस सेंस में ले जाए। हो सकता है वो ब्लैक मैजिक में बिलीव करना शुरू कर दें जबकि वो पहले ना कर रहे हो सकता है उनमें से कोई टैक्टिक्स को टेस्ट आउट कर लें। तो TCP/IP प्रोटोकॉल का मेन काम ये था कि आपने डेटा को सिक्योर करना है और एकेडमिकली यूज़ करना है। जो प्रॉब्लम शुरू हुआ वो शुरू हुआ सिल्क रोड की वजह से, क्योंकि ये बंदा जिसने बनाई थी सिल्क रोड वो इतना जीनियस था, उसने एक ऐसी वेबसाइट कर दी जिसको कोई ट्रेस ही नहीं कर पा रहा था। और इससे तकरीबन 2-3 साल पहले ही बिटकॉइन जो है उसने पावर पकड़ना शुरू की थी। ये आप कर लो तकरीबन 2010 या 12 में करके जो है सिल्क रोड इस पॉइंट पे आ गया था कि उसका ओनर जो है वो मतलब उनकी स्टैंडर्ड करेंसी बन चुकी थी। तो अमेज़न, ईबे, दराज ये सब उसकी रिप ऑफ है बेसिकली सिल्क रोड का। जितनी भी आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिख रही है ना जो सरफेस इंटरनेट पे यूज़ हो रही है वो पहले डार्क वेब पे टेस्ट आउट होती है, फिर आती है आपकी डीप वेब पे। डीप वेब आपका वो इंटरनेट है जो ट्रैकेबल तो है लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्रीडेंशियल्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे नादरा होता है, तो नादरा जो है वो डीप वेब में आ जाएगा। ओके। लेकिन नादरा जो अपनी वेबसाइट पे डेटा पब्लिश कर रहा है वो आपका जो है सरफेस वेब पे आ जाएगा। अब वो डेटा यूज़ किस लिए हो रहा है, उस पर क्या रिसर्च हो रही है, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव डेटा है, वो ये तक बता देगा कि आपकी नस्ल कहाँ से शुरू हुई वो डार्क वेब पे आपके पास कितनी सिम्स है, वो सारा डार्क वेब पे रखा जाता है और वो गवर्नमेंट्स रखती हैं क्योंकि आपको उसको अनट्रेसेबल बनाना है। अब डार्क वेब पे अगर कोई ईविल इंसान है
तो वो घुस के वो सारा डेटा निकाल के आपके और मेरे को इंटरनेट के ऊपर एक तरह से इम्पोस्टर बन के पूरा का पूरा आपके बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। आप प्रॉपर्टी खरीद के बेच सकते हो, यहाँ तक कि आपके नाम पे अब ये टेक्नोलॉजी एआई के नाम पे बहुत कॉमन हो चुकी हुई है कि आप अपना एआई एवेटार बना रहे हो। 80s और 90s में इसको डीप फेक कहा जाता था। ये पुराने डीप फेक का नाम तो आजकल भी दोबारा चल गया ना, एआई में ही चला है डीप फेक का नाम भी। सर ये टेक्नोलॉजी है और ये बहुत अरसे से एग्जिस्ट करती है, ये 90s से एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि जब आप डीप फेक बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप फुटेज को खोल रहे हो पूरी तरह। फुटेज यूँ समझ लें कि 1 सेकंड के अंदर जो है 24 फ्रेम होते हैं। तो एक बंदा मैनुअली बैठ के फ्रेम बाय फ्रेम चीज़ को ड्रॉ करता था। इसको रोटोस्कोपिंग कहते हैं, जिस तरह से डीप फेक्स बनाए जाते थे। और डीप फेक्स इतनी पावरफुल चीज़ होती थी कि इसके ज़रिए गवर्नमेंट्स गिराई गई हैं, इसके ज़रिए लोगों को जो है यरगमाल तक बनाया गया है। अब फॉर एग्जांपल कोई लॉयर है या फिर कोई बहुत हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है, तो उसकी अगर डीप फेक भी लीक होती है तो उसके अंदर आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है ना। जितने टाइम में वो लोगों को इन्फॉर्म करेगा कि ये डीप फेक थी, स्टॉक मार्केट डैमेज की जा सकती है, उसकी कंपनी को गिराया जा सकता है, उसके एम्प्लॉयज़ को छीना जा सकता है, बहुत किस्म के अटैक्स हैं। तो ये चीज़ें डार्क वेब पे टेस्ट आउट की जाती हैं। अच्छा यार, तलत साहब अभी आपने जो बड़े मज़े की चीज़ बताई ना मुझे कि हैकर्स के एग्जाम डार्क वेब पे, हैकर्स की कैटेगरीज कैटेगरीज एग्जाम सेम थिंग, हाँ। पोटैटो कि भाई इसमें वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं और ग्रे हैट हैकर्स होते हैं। ग्रे हैट हैकर्स। पहले तो मुझे बताएं ये तीन डिफाइन क्या करती है इनको कि किस कैटेगरी के हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे हैरी पॉटर में भाई यू आर गोइंग टू होम स्लिथरियन, यू आर गोइंग टू ग्रिफिंडोर, या फिर हफलपफ है। या फिर हफलपफ है। ये हाँ इसी तरह है सर। असल में हैकर वो बंदा है जो कि आपके सिस्टम को इतनी अच्छा तरह समझ गया है कि वो उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है 100%। ठीक है ना। तो ब्लैक हैट हैकर वो है जो कि इस चीज़ को यूज़ कर रहा है आपको अब्यूज़ करने के लिए या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। ज़्यादातर डार्क वेब का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वहाँ पे डार्क हैट हैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स बैठे होते हैं। और आप अगर बगैर VPN लगाए या बगैर सिक्योरिटी के डार्क वेब पे जाने की कोशिश करते हो, आपका सारा डेटा चोरी कर लेंगे और वो आपके खिलाफ यूज़ करेंगे। और ये सिर्फ लोगों के साथ नहीं होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है, एप्पल के साथ हुआ है। इन्होंने अपनी स्टोरीज को कवर अप किया है, इनका डेटा लीक हो गया था। लोकली भी हुआ है, HBL का डेटा लीक हुआ है, बैंक लबीब का हुआ है, आपने सुना होगा। ये डार्क हैट हैकर्स होते हैं। ओके, एंड वाइट हैट? वाइट हैट आप इसको बिल्कुल ही उल्टा कर दो। वाइट हैट आपके लाइसेंस्ड हैकर्स हैं, इनको पेनिट्रेशन टेस्टर्स कहा जाता है। मोस्टली जो है ये बिग डेटा पे या क्रिप्टो पे इन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। हैट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये डार्क वेब पे आते हैं तो ये अपनी सारी स्किल्स यूज़ कर रहे होते हैं आपको बचाने के लिए, या अपनी चले इसके लिए आप सतोशी नाकामोटो की एग्जांपल लगा सकते हैं, जो जिन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये बनता कैसे है इसका इन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट लिखा, जिसको आप एक तरह से स्कॉलरली आर्टिकल कह सकते हैं। पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, ब्लूप्रिंट है, कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, कैसे ख़राब होगा। उन्हें नेट पे फ्री में पब्लिश कर दिया। अगर ये ले जाके किसी बैंक को दे देते, फॉर एग्जांपल मास्टर कार्ड या वीज़ा के पास जाते, उनको कहते यार ये तरीका है डेटा इनक्रिप्ट करने का, तो इस वक्त उनका जो रॉबरी हो रही है या ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं या फ्रॉड्स हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट सर 99.9% क्योर हो जाते हैं। तो उसने जो हरकत की, उसने वाइट हैट हैकर हरकत की, उसने जाके सारा का सारा मुफ्त में पब्लिक को दे दिया। और ये ग्रे हैट क्या है? ये लिटरली इसके बीच में है। ठीक है, ग्रे हैट हैकर्स नहीं चाहते कि आपको पता लगे वो कौन है। वो आपको आके एक तरह से हिंट दे देंगे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मैं उसके पैसे लूंगा, लेकिन बताने के पैसे नहीं है। सही। मैं ग्रे हैट हैकर्स को बुरा नहीं मानता, क्योंकि एटलीस्ट वो आपको आगे बता तो रहे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और उनको इतना आइडिया है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम उसे पे कर सकते हो। अगर तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे तो एक प्रोफेशनल बंदे को हायर कर लो। पूरी फर्म्स होती हैं जो कि बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का काम करती है। इसमें टॉप पे जो आपकी इजरायली कंपनीज हैं। अच्छा, ये मेंशन कर रहा हूँ तो मैं स्टक्सनेट को मेंशन करना चाहूँगा। स्टक्सनेट एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ब्लैक हैट हैकिंग की, जो कि एंड में पकड़ी गई। स्टक्सनेट एक ऐसा वायरस था जो कि एक इजरायली कंपनी ने बनाया था, जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में फैला दिया गया, और वो इस तरह से फैला कि आपके ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट करने के कंप्यूटर्स हैं ये वहाँ तक पहुँच गया। और वहाँ पे एक न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ है जिसमें स्टक्सनेट का एक बहुत बड़ा हाथ था। बाद में फिर जब उसको बैक ट्रैक किया, इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, फिर एक वाइट हैट हैकर्स इन्होंने पकड़े, ईरान से भी पकड़े और जगह से, और उसको रिवर्स इंजीनियर किया तो उनको पता लगा ये स्टक्सनेट का वायरस उनके सिस्टम में किस तरह पहुँचा। अच्छा, किसी ने हैकर बनना हो या वाइट हैट
हैकर बनना हो तो किसी कोर्सेज वगैरह हैं? प्रॉपर कोर्सेज हैं, प्रॉपर कोर्सेज हैं इसके प्रॉपर कोर्सेज हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ मैटर करती है वो आपका माइंडसेट मैटर करता है। आपके अंदर पेशेंस बहुत होनी चाहिए और आपको लॉजिक की सेंस होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर को जज्बात नहीं समझ आते। तो अगर आप में लॉजिक की सेंस स्ट्रांग है, आपको मैथमेटिक्स अच्छी समझ में आती है, या इवन आप गेमिंग को अच्छे से समझते हो, तो इसमें आपका करियर है। और ये एक इस तरह का करियर है कि इसके लिए यूनिवर्सिटी जाना बेवकूफ़ी है। इसमें आइडियली ये होता है कि आप डायरेक्ट एक ऐसी सोर्स के पास जाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। इसमें सबसे टॉप पे गूगल आ गया है, अमेजॉन आ गया। इन लोगों को रेगुलर हैकर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे रेगुलर अटैक्स हो रहे हैं कि कोई इनसे चीज़ें चोरी कर ले, किसी तरह से फ्री के कूपन्स मिल जाए, कोई प्रोडक्ट मैं घेर लूँ, स्टफ लाइक दैट। इसमें नंबर 1 जो है वो सिस्को है। सिस्को प्योर एक नेटवर्किंग की कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। वो कोर्सेज भी करवाते हैं इसके? उनके कोर्सेज सिर्फ वही कराते हैं, वो कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। और प्राइमरीली वो आपको नेटवर्किंग से सिखाना शुरू करते हैं। इनके मॉड्यूल्स हैं 1 2 3 करके। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मैं भी दे सकता हूँ, आपको जहांगीर साहब भी दे सकते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन ही वो फिर आपको कोर्सेज या डॉक्यूमेंट्स या डेटा देंगे कि आप इसको पढ़ के फिर वापस हमारे साथ आएँ, ऑनलाइन जो है मीटिंग करें, रियल टाइम में आपको प्रॉब्लम्स देंगे और कहेंगे इसको सॉल्व करो। तो भाई ये इसका प्रोसेस काम कीजिएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप ज़रा कमेंट में लिख दीजिएगा कि भाई वी आर इंटरेस्टेड, और या फिर मेरा इंस्टाग्राम मेंशन होगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप सवाल कीजिएगा। हम जो है वो तलत चौधरी साहब के सामने रख के आपको जो भी लिंक्स होंगे जो ज़रूरी होंगे और लीगल जो चीज़ें होंगी वो कर देंगे। ये कोई कोर्स नहीं बेच रहे मेरा भाई कि हमसे कोर्स लो, ये उसके क्या कहते हैं जो सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं का होगा ये। नहीं, मैं इसलिए यहाँ ये क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि वो आपको क्वेश्चंस देंगे, प्रॉब्लम्स देंगे सॉल्व करने के लिए। आप ये डायरेक्ट गूगल के पास भी एज अ वाइट हैट हैकर हायर हो सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट में भी हो सकते हो। और हैकर बनने का मेन प्री रिक्विजिट ये है कि उनको एक ऐसा माइंड सेट चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला हो, जो पाकिस्तानियों में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना जुगाड़ तो लेकिन लॉजिक में लेकिन कोई आपको कहे ना कि हमें 1 लाख रुपए दो, हम आपको हैकर बना देते हैं, तो फ्रॉड है। कभी किसी के पास नहीं जाना, वो फ्रॉड होता है। और इसी फ्रॉड पे दुनिया चल रही है भाई। सर अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में लेकिन अभी वो श्योर नहीं है कि उसको हैकर बनना है या नहीं बनना, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, बहुत मशहूर वेबसाइट है, जिसे GitHub कहते हैं। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप ये मेंशन ये कमेंट्स में डाल दो कि बेसिक अगर कोई बंदा इसमें घुसना चाह रहा है, आप GitHub पे जाके, github.com कहलाता है, GitHub पे कोई भी आप कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहते हो उसके डिटेल्ड कोर्सेज मौजूद हैं। आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, जो जी में सीखना है, आपको फ्री के सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि ओपन सोर्स हैं, सब अवेलेबल है। मतलब GitHub यूँ समझ लें कि वो इंटेलेक्चुअल्स का एक तरह का फेसबुक है और यूट्यूब है। वो वीडियो के चक्कर में जाती नहीं, वो चीज़ टेक्स्ट में करते हैं। यार बड़े जो है पते की नॉलेज दे दी आपने यार। सर GitHub मुझे मेरे भाई ने बताया था, वो हबीब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, वो उसको वहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा रहे थे, तो उनको कहा था तुम्हें अगर कोई चीज़ वाकई में बनाना सीखनी है ना तो GitHub पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे बाबे बैठे हुए हैं, जो चीज़ तुम अभी ट्राई कर रहे हो ना वो 10 साल पहले करके फेंक चुके हैं, तो जाके उनके नोट्स पढ़ो। क्या बात है यार। इस चक्कर में मुझे GitHub का पता चला। आप रिसेंटली देख रहे हो कि इंटरनेट अचानक से बंद हो रहा है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट जो है इसको फिक्स करने में शार्क खा रही है ना। सर वो तो ऑफिशियल नैरेटिव है ना, आप अगर इसको प्रॉपर्ली देखो तो ये अटैक्स भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है ये कहलाता है DDoS का अटैक। DDoS के अटैक को यूं समझ लें, ये एक बहुत प्रोफेशनल या तो ब्लैक हैट या ग्रे हैट या वाइट हैट बंदा ही कर सकता है। आप इनको हैकर्स कहते हो बेसिकली, लेकिन इंटरनेट पे इनको ब्लैक हैट, ग्रे हैट और वाइट हैट कहा जाता है, खासतौर पर डार्क वेब में अगर आपको जेन्युइन ढूंढना है तो डार्क वेब वाला क्या करेगा, हमारी जो इंटरनेट की केबल है ना उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि इससे ज़्यादा डेटा उससे आगे पीछे नहीं जा सकता। इसको कहते हैं डिफेंस ऑफ सर्वर। मतलब वो इतना डेटा फेंकेगा और सारा जंक डेटा होगा कि आपका जो ट्रैफिक की कैपेसिटी है केबल की वो ओवरफ्लो हो जाएगी और वो फ्रीज होके बंद हो जाएगा। अब इसको रिकवर करने के 2 मेन स्ट्रीम तरीके हैं जो मुझे पता है, इसके कॉम्प्लेक्स तरीके भी हैं जो एक हैकर ही बता सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका ये हार्ड रीसेट मारो, पाकिस्तानी तरीका। ये सबसे कामयाब तरीका है, क्योंकि इन दी एंड जो डेटा आ रहा जा रहा है ना वो बीच में कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट किया गया है और उसको कोड किया गया है। तो जैसे आप हार्ड रीसेट मारोगे, वो जो हैकर है ना वो एक पॉइंट पे घुसाया, उसको कोर नहीं पता, तो आप कोर से रीसेट मारोगे चीज़ वापस सेट हो जाएगी। लेकिन अगर कोर पे कंटैमिनेशन है ना तो फिर आपको एक ब्लैक हैट हैकर ही चाहिए। अब ये वाला जो ब्लैक हैट हैकर है इसके अंदर मॉरल्स होने चाहिए थोड़े बहुत, कि वो आके आपकी मदद करना चाहता हो। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तो इनको पेनिट्रेशन टेस्टर कहा जाता है, इसकी बाकायदा डिग्री होती है। और इस वक्त दुनिया में जो माने हुए हैकर्स हैं सारे इजरायली हैं, या तो इजरायली हैं या फिर ईरानी हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे फॉर हायर। आई एम नॉट सेइंग कि एक्चुअल में जो स्किल लेवल है पीक लेवल पे किन्होंने हिट किया हुआ है, जो आपको ईजिली मतलब अवेलेबल है उनमें मेजॉरिटी इजरायली ही हैं,
क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड जिनकी IDF है ना, उसमें जब आपको इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग, वहाँ पे बेसिकली अगर आप इजरायली सिटीजन हो तो आपके लिए फ़र्ज़ है IDF के अंदर सर्व करना। IDF स्टैंड्स फॉर इजरायली डिफेंस फोर्स। यहाँ पे आपको 2 साल तक से मॉनिटर किया जाता है कि ये किस डिपार्टमेंट के लिए आइडियल है। तो वो पहली स्क्रीन कर लेते हैं कि ये लॉजिकली बहुत शार्प बंदा है, ये इमोशनली बहुत शार्प है। जो उनकी सबसे लोएस्ट इंटेलिजेंस कैटेगरी पे आता है, ये मैं खुद बहुत मॉनिटर करता हूँ, क्योंकि IDF में आपको अगर दाखिला लेना है ना तो उसके लिए बड़ी खूबसूरत लड़कियों के पोस्टर दिखाए जाते हैं, आइडियल बीचेस दिखाए जाते हैं कि इजरायली लाइफ जो है वो टॉप ऑफ द लाइन है। टेल अवीव में इस तरह से इन्होंने सारी दुनिया की क्रीम आहिस्ता आहिस्ता करके खींची है। और अब वो पॉइंट आ गया हुआ है कि अगर आप टॉप ऑफ द लाइन हो तो वो आपको उठा के IDF में जो है वो डालेंगे नेटवर्क वॉरफेयर में, साइबर वॉरफेयर जिसे कहा जाता है, और आपको ड्रोन्स का कंट्रोल देंगे, आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का आसरा देंगे कि इनको यूज़ करो, इनसे देखो क्या क्या बेहतर हो सकता है। अब 17, 18, 19 साल के बच्चे के क्या मॉरल्स होते हैं, वो डेवलप ही हो रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जब वो 21, 22, 23 साल के होते हैं, या तो वो छोड़ के एक इंटरनेट कंपनी शुरू कर देंगे, एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर देंगे, या फिर आपको लोग दिखेंगे जो कम्प्लीटली मेंटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे और असाइलम्स में पहुंच जाएंगे। मैं ये सारा क्यों मेंशन कर रहा हूँ? क्योंकि इस वक्त वाइट हैट हैकर्स जो है एलिजिडली दुनिया में सिर्फ यही 2 मुल्क हैं जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी में इतना अंदर घुस चुके हैं कि आप उनको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ दोगे उसको सॉल्व कर देंगे। ओके। अब Web3 को यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम है डार्क वेब का या जो पावर है डार्क वेब की, वो ये है कि आपको ये नहीं पता आपका डेटा स्टोर कहाँ हुआ है। ठीक है ना? क्योंकि उस डेटा के ऊपर किसी तरह का कोई सिग्नेचर नहीं है, किसी तरह का कोई इम्प्रिंट नहीं है। आपने शायद ये टर्म रिसेंटली सुनी भी होगी, NFT। बिल्कुल सुनी है सर। थोड़ा बता सकते हैं आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है? सर मुझे इतनी नॉलेज है कि NFTs आए थे बेसिकली JPG JPEG जो भी उसे कहते हैं, इमेजेस होते थे, इमेजेस से, वो इमेजेस थे, और उनमें से वो बंदर वाले इमेजेस थे जो जस्टिन बीबर नहीं खरीदे, वो पता चला कि $1,000,000 लोगों ने कमाए उससे। एक तरह का फैड आया, फैशन आया। हाँ, एक फैशन आ गया था। मेरे पास NFTs है और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लग रही हैं उसकी, और रील्स लग रही हैं कि भाई मैंने फलाना NFT जो है इतने $1 में ख़रीद लिया है। और फिर इसकी कोई वेबसाइट भी थी जहाँ पे बेचने के लिए भी लगते थे, अब मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट लोगों ने पैसा कमाया, लोगों ने फुदू भी सही बनाया लोगों को, और पैसा भी सही कमाया इसमें से। ये सारा इसलिए हो गया क्योंकि एक इंडियन एंटरप्रेन्योर जो कि एनिमेशन का दीवाना था, उसने एक इमेज NFT बेसिकली कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन को। आपने जो JPEG इमेज है ना, उसका जो मेटा डेटा है, हर इमेज का मेटा डेटा होता है सर, जिसमें ये पता होता है कि ये इमेज कब क्रिएट की गई है, इसमें कौन से कलर्स हैं। क्योंकि रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर जो है वो इम्पल्सिस पे काम कर रहा है, ठीक है ना? उसको सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस पता है, या तो सर्किट ऑन है या तो ऑफ है, लिटरली जैसे आपका न्यूरॉन फंक्शन करता है। तो कंप्यूटर को ये नहीं पता कि ये एक इमेज है, उसको ये पता है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है जिसको आपको प्ले करना है इन ऑर्डर टू क्रिएट द इमेज। ओके। मेटा डेटा के अंदर आप NFT को या नॉन फंजिबल टोकन को इनकॉर्पोरेट करते हो एज अ स्टैम्प, एज अ सिग्नेचर। यूँ समझे आपके पास एक गाय है और आपने वो लोहे वाले पुराने जमाने में नहीं होते थे गर्म करके पैर पे, अच्छा जो स्टैम्प लगा देते उसकी, आपने स्टैम्प लगा दिया कि ये इमेज सिर्फ जहांगीर को बिलोंग करती है, और ये जहांगीर के अलावा किसी के पास भी अगर मिले तो फौरन सिस्टम उसको हाईलाइट कर देगा, फ्लैग कर देगा कि ये चोर है। ओह। तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ एन NFT या नॉन फंजिबल टोकन इज टू गिव यू अथॉरिटी ओवर योर कंटेंट ऑन योर डेटा, कि जब आप ऑनलाइन हो ना तो आपके पास 100% ये सिक्योरिटी हो, ये पीस ऑफ माइंड हो कि मेरा डेटा कोई चोरी नहीं कर सकता, और अगर कोई चाहे तो आपसे रेंट आउट करे। ओके, ठीक है ना? अब ये सारी टेक्नोलॉजीज डार्क वेब पे टेस्ट आउट होती है। ये मार्केट में जब आई तो इसका एक अचानक से फैट बन गया, क्योंकि इस बंदे ने, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर था, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, इसने बीपल की, जो एनिमेटर है जिसका ये पहला NFT वायरल हुआ था, वो बीपल के नाम से था। अब सर बीपल को 15-20 साल से एनिमेशंस बना रहा है, हॉलीवुड लेवल एनिमेटर है। उसने क्या किया, उसने एक इमेज बनाई जिसने उसने अपने सारे कामों के ना स्क्रीनशॉट्स डाल दिए, वो एक बंदे ने खरीद ली। इस चक्कर में लिटरली एक कैंपेन लॉन्च हो गई, क्योंकि जिस बंदे ने खरीदे थे उसको NFTs की नॉलेज थी, उसको इस बंदे का भी पता था, और वो बस चाह रहा था कि मैं किसी तरह से जो है ना थोड़ा सी मूवमेंट करूं कैश की। अचीव कर लिया। यार तलत, मुझे एक बात बताओ कि ये आपने जो बातें बताई हैं ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि जब डार्क वेब का नाम जब भी हमने सुना है, बचपन में सुना, अवाइल के दौर में भी सुनते थे यार, नेगेटिव सुना है, पोर्नोग्राफी, और आपने ये जो असैसिन, किसी को असैसिनेट करवाना है तो असैसिन्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, पेशावर कातिल लिटरली। और तीसरा मैं सुना था कोई टॉर्चर रूम्स होते हैं, रेड रूम्स होते हैं। ये 3 चीज़ें थी जो बेसिकली डार्क वेब का जो पहला इमेज था ना मेरी लाइफ का, वो ये 3 चीज़ें थी।
देखिए, आम आदमी को हमेशा डराया जाएगा उस टेक्नोलॉजी से जो कि वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपके पास एक घर का नेटवर्क है जिसमें आपके पास घर का सारा डेटा सेव हुआ हुआ है, तो वो एक डार्क नेटवर्क है, वो एक डार्क वेब है, क्योंकि उसको कोई नहीं एक्सेस कर सकता अनलेस उसके पास आइडियल क्रेडेंशियल्स हो। दैट इज़ इट, ये डार्क वेब है। अब चाइना ने अगर एक डार्क वेब बनाया हुआ है, तो यू इमेजिन करें कमरा है जिसमें बहुत सारी हार्ड ड्राइव और प्रोसेसर लगे हुए हैं, लेकिन उसको एक्सेस कोई नहीं कर सकता। उसको उसको एक्सेस करने के लिए एक सर्टेन पूरा प्रोटोकॉल है, इसको बेसिकली TCP/IP प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू भी अब बनना शुरू हो गया है कि वो उसको चाबी होगी तो वो उसको खोलेगा, उसका डेटा निकाल सकता है, वरना कोई नहीं निकाल सकता। आप जिन इंस्टेंसेस की बात कर रहे हो ना, ये बेसिकली इनको मैं कहता हूँ साइबर जर्नलिस्ट। इसमें एडवर्ड स्नोडेन सबसे मशहूर है, जिसने NSA पे विसिल ब्लो की थी कि NSA पूरी दुनिया पे जो है वो स्पाइंग कर रहा है। सर, वो सारी गवर्नमेंट्स कर रही है। ये अभी से नहीं जाता, ये तो आप आज से हज़ारों साल पीछे भी चले जाएं तो बादशाह होते थे जिनके पास स्पाइज होते थे। उन स्पाइज को भेजा करता था कि जाके पता करो कि मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ क्या प्लान कर रहा है, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजाइज करते थे। अब ये सारा का सारा डेटा इनक्रिप्ट होके एक कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। तो डार्क वेब पे एक्सेस करना, डार्क वेब से डेटा निकालना, आपका ये मेन टारगेट होना ही नहीं चाहिए। आपका मेन टारगेट होना चाहिए आपको पता हो कि डार्क वेब क्या है और कैसे ऑपरेट होता है, ताकि मैं अपनी सेफ्टी कर सकूँ। आपको ये पता हो कि आपने ऑनलाइन, जैसे ऑन कॉल, अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे किसी से भी कर रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त आई थिंक सिर्फ सिग्नल है जिसका इंश्योर किया जाता है कि सिग्नल 100% इंक्रिप्टेड है। व्हाट्सएप को तो अब लिखा हुआ आता है व्हाट्सएप का कि इंक्रिप्टेड है, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो कहते हैं कि यार व्हाट्सएप जो है वो हैक हो जाता है, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो सेफ़ नहीं है। चाहे कोई कितना ही कहता रहे कि यार सेफ़ है और इंक्रिप्टेड है, फलानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, बेसिकली हर मुल्क की एजेंसी के पास ना ये चीज़ें हैं कि वो आपकी जो कॉल है व्हाट्सएप की, सर वो पहुंच जाती हैं जहां पहुंचनी होती है उनको। एक ये थोड़ा सा टेंजेंट हो जाएगा, लेकिन आई वुड वांट टू पुट दिस इन्फॉर्मेशन आउट हियर। आपने शायद ये नाम सुना हो, क्वांटम कंप्यूटर। जी सर, बिल्कुल सुना है। रिसेंटली शायद, अब असल में इसके ना फिजिकल फॉर्म्स बनना शुरू हो गए। अब क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन या आपका डार्क वेब, ये सारा जो फंक्शन कर रहा है ना, वो इस प्रोटोकॉल पे कर रहा है, इस एजम्पशन पे कर रहा है कि ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जो कि ये कैलकुलेट कर पाए कि मैंने इंक्रिप्शन कितनी ज़्यादा की हुई है। ओके, ठीक है ना। आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है वो जीरोज और वंस पे नहीं फंक्शन करता, वो एक टेक्नोलॉजी पे फंक्शन करता है जिसे फिलहाल कह रहे हैं क्यूबिट। अब क्यूबिट की ब्यूटी ये है कि वो सेम टाइम पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और दोनों के मिडिल में भी हो सकता है। और इसके मिडिल में कितनी रेंजेस है होने की, ये सारी की सारी वो प्रोसेस कर सकता है। तो अब आप एक नॉर्मल कंप्यूटर को, क्लासिकल कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, उसको डेटा दोगे ना प्रोसेस करने को, तो 1 बाय 1 कर रहा है। अब उसमें कितनी कोर है, कितना ये है, वो मैटर नहीं करता। आप कितना बड़ा कंप्यूटर बना लोगे, ये कितना छोटा बना लोगे। क्वांटम कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग की बेसिक लैंग्वेज है, यूनिट है, उसी को चेंज कर रहा है, उसको क्यूबिट पे लेके आ रहा है। तो वंस आप ऐसे क्वांटम कंप्यूटर्स बना लो जो $1000 से $2000 में आ रहे हैं, तो दुनिया में जितनी क्रिप्टोग्राफी है जो कंप्यूटर बेस्ड है, दुनिया में जितना भी आपका इस वक्त ब्लॉकचेन चल रही है, वो सारी डिकोड हो जाएगी और विद इन मिनट्स हो जाएगी। ये ज़्यादा टाइम नहीं रह गया ये होने में, ये 5-6 साल ही है, मैक्सिमम 10 साल ही है। अच्छा, एक मेन वजह जो है ना, जो आपको डार्क वेब की और ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल रही है, वो यही है, क्योंकि जो टॉप पे बैठे हुए ना, जो स्टेट ऑफ द आर्ट चल रहे हैं, उनको पता है कि अब पॉइंट क्रॉस हो गया, अब हम Web3 की तरफ जा रहे हैं। Web3 का मतलब क्या है? आपका कंटेंट, उस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हुए हैं, उस पर NFTs लगे हुए हैं, उस पर आपका सिग्नेचर लगा हुआ है कि ये यहाँ से सोर्स हुआ हुआ है, ये इस बंदे की कंटेंट की प्रॉपर्टी है। जैसे अभी आप किसी की चुपके से जाके वीडियो बना के इंटरनेट पे डालते हो, तो साइबर सिक्योरिटी वाले जाके उसको पकड़ के लेके आते हैं ना। वंस आप Web3 इंप्लीमेंट कर दोगे, आपका डेटा खुद बताएगा कि मुझे किसी ने चोरी किया है, जाओ पकड़ो उसको। ओह यार, इवन वेब 3.0 जो है उसका हम 2 साल 2.5 साल पहले एक बहुत नाम था, बहुत शोर था, अब वैसी आवाज़ें नहीं सुनाई देती। अब आपको डायरेक्ट AI मिलेगी, क्योंकि Web3 पे जाने का बेसिक मकसद ये है कि आप कंप्लीटली हिडन फ्रॉम प्लेन साइट हो। तो अब इससे जो सेकंड प्रोडक्ट निकल रहा है वो ऐसी AI है जो बगैर इंटरनेट के आपके मोबाइल में चले। मतलब सोचो आपके पास एक 10 MB की फाइल है जिससे आप दुनिया को कोई भी सवाल पूछो वो उसका जवाब दे देगा। सर व्हाट्सएप पे वो मेटा AI आया हुआ है, ये अभी भी इंटरनेट पे चल रहा है सर, क्योंकि इसको एक्सेस करना पड़ रहा है डेटा को जो इंटरनेट पर है, और इसके लिए अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। बहुत केसेस में ये पॉसिबल है कि वो ऐसी जगहों से भी डेटा उठा रहा हो जो उसको उठाने की इजाज़त ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप उससे पूछते मुझे बताओ तलत मज़हर के बारे में। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे फेसबुक को कोई एक्सेस करे और वो डेटा निकाले, लेकिन अगर ये गूगल पे जाके लिखेगा तलत मज़हर, तो इसको मेरा फेसबुक का सारा डेटा मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी मेटा अब आपको एजुकेशन देना शुरू कर रहा है कि इसको इनक्रिप्ट करें, इसको वेरीफाई करें, इस पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं ताकि किसी तरह का AI आपका डेटा निकाल ना सके। इन अ नटशेल
ये सिस्टम 100% इम्प्लीमेंट हो चुका है, अब ये कोलैप्स की तरफ है। इसने जो पावर पकड़ी थी ना वो 90s में पकड़ी थी। प्रॉब्लम ही यही हुई सर, जिस बंदे ने बिटकॉइन की बुनियाद रखी है ना, उसका एक हैंडल है, मुझे नहीं पता ये बंदा एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, लेकिन मैं उसके मॉरल से और एथिक्स से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि उसने ओरिजिनली एक सिस्टम दिया था, कोडेड सिस्टम P2P नेटवर्किंग का, कि हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। वो इस नीयत से था ही नहीं कि इसको पैसे बनाने हैं सर, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो इंटेंशन जो है, उसने जब देखा है ना कि ये आपका डार्क इस पे क्या कहते हैं, द वेबसाइट आई मेंशन्ड, उसका नाम भूल जाता हूँ, सिल्क रोड। उसने जब देखा कि सिल्क रोड के ऊपर ये ट्रेड होना शुरू हुआ है, उसकी चैट्स हैं सर, आप जाके गूगल कर सकते हो। उसने चैट्स पे बोला है, आई नेवर वांटेड दिस टू हैपन, दिस इज गोइंग टू, मैं अपनी वर्ड्स में बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं ये डूम की तरफ जा रहे हो, ये तुमने मेरी चीज़ को ईविल कर दिया, तुमने फ्रैंकलिनस्टाइन मॉन्स्टर बना दिया है। और वो दिन है, आज का दिन है, ना उसने अपने वॉलेट से एक BTC भी निकाला है, ना उसने उस चैट का रिप्लाई किया। यार ये मुझे एक बात बताएं, देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है, जिस तरह जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये इनका ज़्यादातर इस्तेमाल डार्क वेब के लिए हो रहा है डार्क वेब। इसीलिए बिटकॉइन और ये करेंसीज पावर पकड़ रही है, क्योंकि इनकी जो बेसिक ट्रेडिंग हो रही है वो हो रही है P2P, इसको कहते हैं पीयर टू पीयर। ठीक है ना। बिटकॉइन आपको देने के दो तरीके हैं, एक मैं किसी एक्सचेंज पे जाऊं या फिर मैं किसी बैंक में जाऊं और उसको कहूं मुझे आपको क्रिप्टो भेजना है। दूसरा ये है मैं यहीं बैठे बैठे आपको ब्लूटूथ से या SMS से भेज दूं। ठीक है। अब वो मैंने आपको पैसे भेजे हैं, उसका होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं, कि मैंने आपको भेज दिए ना, अब ब्लॉकचेन अपनी बेस पे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रहा है, उसकी कोई सोर्स नहीं है। अगर आपके पास एक वॉलेट है तो समझ ले ब्लॉकचेन का एक हिस्सा आपके मोबाइल में भी है। और जो लोग इस प्रोसेस को हर वक्त अपने कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग ऑन रखते हैं, इनको कहते हैं माइनर्स, जो बेसिकली इस ब्लॉकचेन को बनाने में इस वक्त काम कर रहे हैं। तो मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन भेजी ना, वो ब्लॉकचेन पे कभी ना कभी जाके वेरीफाई तो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मैंने आपको पैसे भेजे आपके पास पहुंच गए। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई इलीगल हरकत करनी है ना, या बहुत स्पीड में आपको लिक्विडेशन चाहिए, तो वो तो आपकी हो गई ना। अब जब तक पता लगेगा ब्लॉकचेन को कि ये मूव है, आप उसको आगे और कहीं भेज दो, ऑनियन राउटिंग। मुझे ये बताएं कि कितना अरसे पहले आपने ये नाम सुना था, ये डार्क वेब का, वो अब तक का सबसे डार्क इंस्टेंस जो आपको एक तजर्बा हुआ हो कि यार ये चीज़ देखे तो मैं हिल गया था डार्क वेब पे, कि क्या चल रहा है वहाँ पे? सर जो चीज़ें मैं डार्क वेब पे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार गया हूँ और मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि वो काफ़ी खौफनाक था। और डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, जिसे आप लिनक्स कहते हैं। आप विंडोज़ या मैक से जाओगे ना, आप लिटरली अपने सर पे एक वो कहते हैं ना, वो बुलजाई लगाया नहीं होता, आप वो बुलजाई लगा के जा रहे हो, 2 सेकंड में आप ट्रैक हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सारा डेटा निकल जाएगा आपकी और आपको ईमेल आएगी कि भाई इतना रैंसम भरो वरना आपका डेटा हम जला रहे हैं। मैं एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है, हमारे एक दोस्त, तो मैं अवॉइड करता हूँ डार्क वेब। कल शायद आप थे, परसों की बात है ये, ओके। तो वो अपना किस्सा सुना रहे थे, जब मैंने बात की ना कि नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डार्क वेब पे, तो कह रहे हैं 1 हफ्ता पहले ही मुझे शौक चढ़ा डार्क वेब पे जाने का और मैं गया वहाँ पे, सर्फिंग वगैरह की, उसके बाद ना मेरे पीसी पे मेरी पिक्चर आने लग गई, वो मेरा अकाउंट हैक, मेरा लैपटॉप हैक हो गया। इसको कहते हैं रैंसमवेयर अटैक। और कह रहा है कि भाई मुझसे कह रहा था कि मुझे 1.3 बिटकॉइन दो, वरना तुम्हारी जो कुछ तुमने यहाँ पे अभी सर्च किया है, जहाँ जहाँ तुम गए हो, वो तमाम डिटेल FBI, CIA, अच्छा पाकिस्तान की IB, FIA, ISI, कह रहे इन सब अदारों को तुम्हारा मैं डेटा भेज दूंगा और इंस्टेंटली भेज देगा। यस। हाँ। और वो सारा का सारा डीप फेक होगा, एआई मैनिपुलेटेड होगा। 1.3 बिटकॉइन मांग रहा था, मैंने कहा मैं दो गुर्दे भी बेच दूं तब भी नहीं आएगा, तो मैंने कहा जो मर्जी कर लो। अभी एक BTC इस वक्त चल रहा है कोई $67 या $68,000 का। हाँ, तो अंदाजा लगा ले, 2-3 करोड़ से ऊपर चला हाँ गया। जी। अच्छा, अब इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि आपने उसको पेमेंट भी कर दी, वो रैंसमवेयर हटा देगा, आप उसको ट्रैक ही नहीं कर सकते, आपको तो पता ही नहीं कौन है, कहाँ से आ रहा है। हो सकता है साथ वाले घर में कोई बंदा बैठा हुआ हो। मैं तो सर कहता हूँ कि अभी जिस पॉइंट पे इस वक्त टेक्नोलॉजी आई हुई है, सबसे पहले तो लोगों को सरफेस इंटरनेट इस्तेमाल तमीज़ से करने का सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि सरफेस इंटरनेट पे ही आपके साथ इतने स्कैम्स और फ्रॉड्स हो रहे होते हैं। आप डार्क वेब लेवल पे जाओगे तो डार्क वेब के सबसे जो मशहूर स्कैम्स हैं, एक ऐसा है जो अभी तक चल रहा है, जिसको कहते हैं सर्का 3301। सर्का 3301 बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जो इंटरनेट पे डली हुई है। एक आपके उस पर आपके वो होते हैं ना, जैसे डिस्कॉर्ड वगैरह होता है, इस तरह 4chan वगैरह होता है, इस तरह से एक चैट की पूरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये क्वेश्चन डला हुआ है और अभी तक डला हुआ है, और वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करके दिखाएं। आप जाके चेक कीजिएगा, आपको सर्का 3301 के जो क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। 3301 जो भी इसको सॉल्व करता गायब हो जाता है। यार लास्ट करना सॉल्व भाई, सीन क्या है ये?
यार ये अलग अलग इसमें जो सबसे कॉमन कंस्पिरेसी है वो तो ये कहती है कि सिरका 3301 एक तरह का रिक्रूटमेंट मेथड है, जिससे ये उन हैकर्स को हायर करते हैं जिनको इन्होंने ब्लैक हैट अरे बनाना अरे है। अरे अरे ये सबसे कॉमन कंस्पिरेसी है सर। ये अभी जो कोरियन वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, कोरिया तो सर इसमें बहुत कौन आगे है। सी वेब सीरीज थी यार जिसपे वो प्ले स्टेशन के बटनों जैसे उन्होंने वो बैन, स्क्विड गेम। सही है। सर स्क्विड गेम भी जो है किसी अखबार में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोई इक्वेशन देते थे कौन कौन सॉल्व कर सकते। जो बंदा सॉल्व करता था तो उनको कॉल आती थी बाकायदा उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कि हाँ यार ये इनका जो IQ लेवल है, या मुझे ऐसा ही है ना मुझे भी। आपके ये तो वो सारा गेम आपने है। कहा ना सर, आपके हिसाब से जो सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस है डार्क वेब का या स्टोरी है जो आपको पता है, मेरे हिसाब से ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो आपसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करा रहे हैं। हो सकता है आपको प्राइवेटली ले जाके वो बहुत सारे पैसे भी दे, आपसे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की इक्वेशन बनवाए और कहीं इसको ब्रेक करने का तरीका बताओ। आपको ये कभी आपके जहनो गुमान में ना हो कि ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली आप ट्राजेक्टरी कैलकुलेट कर रहे हो फ़लस्तीन में बम मारने की, या फिर आप फिगर आउट कर रहे हो कि इस वक्त जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो मेन एल्गोरिथम है उसे तोड़ना कैसे है। क्योंकि आपके पास तो कॉम्प्लेक्स ही मैथमेटिकल इक्वेशन आई है ना, जो जीनियस आदमी इसको सॉल्व करने वाला कर तो लेगा, लेकिन इसके रिप्रिकॉशंस क्या आएंगे। और सिरका 3301 अभी तक एक्टिव है, उसका सोल्यूशन अभी तक कोई पोस्ट कर नहीं पाया सर। क्या क्या चल रहा है यार यहाँ पे? आप बात कर रहे हो कि रेड रूम्स चल रहे हैं, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस चल रही है, ये तो सर इंसान की फितरत में है। क्योंकि कोई भी इंसान 100% अच्छा नहीं होता, कोई भी 100% बुरा नहीं होता। मतलब ऐसे भी लोग हो सकते हैं सर जो कि इंटरनेट को यूज़ कर रहे हों हम लोगों पे स्पाई करने के लिए, ये देखने के लिए कि हम पे कोई हैकर्स तो नहीं अटैक कर रहे हैं। न्यू समझ ले, एक तरह का विजिलेंटी है, ऑनलाइन बैठा हुआ है। देखने में आपको लगेगा घर में बैठा हुआ है, कोई शादी वादी कुछ नहीं की, मोटा सा आदमी है, बस सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेलता रहता है। लेकिन अच्छा, इंटरनेट जो है वो बेसिकली 7 लेयर्स में फंक्शन करता है। ये सरफेस इंटरनेट है। तो ऑनियन राउटिंग का मतलब ये आपने हज़ारों लेयर्स बनाई हुई हैं और उसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, वापस प्रोसेस करके फेंक भी रहे हो। ये आपने भी जो मिसाल दी ना कि हो सकता है कोई मोटा सा बंदा बैठा हो किसी कमरे के अंदर वो काम कर रहा हो, मुझे याद आ गया मैंने भी पिछले दिनों एक एनिमे देखा। वो बड़ा फाइटिंग वाला एनिमे था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हो गया मुझे आ जाएगा, मैं नीचे डलवा दूंगा। उसमें ये होता है कि एक मुल्क है, मतलब जापान ले लें आप। जापान को बड़ी बड़ी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो उसके बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, वो कंट्रोल करती हैं इस वक्त। और उन लोगों ने किस तरह से, नहीं इस एनिमे के अंदर, और उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने रियल में भी कॉर्पोरेशन ही कंट्रोल करती हैं। कोरिया हो गया, अपनी मोनार्की को जिंदा रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ वो नाम के लिए। उस एनिमे में ये है कि हर कॉर्पोरेशन ने अपना एक फाइटर चूज किया हुआ है। उनकी खुफिया तंजीम है, जो वो जिसका फाइटर वो टूर्नामेंट जीत जाता है तो वो फिर हेड करता है बाकी सबको, पूरा जापान किस तरह चलाना है वो उसके फैसले तय करते हैं। तो उसी में से एक फाइटर जो होता है उसे हायर किया होता है इस तरह के बंदे ने, जो उसके बाप के लिए एक इंतहाई बेकार इंसान है। बेचारा सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कमरे में पड़ा रहता है, और वो कमरे में पड़ा हुआ एक अरबों की कॉर्पोरेशन चला रहा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो मुझे वहाँ से याद आया कि वो भी कंप्यूटर पे बैठा रहता है, डेटा देख रहा होता है, क्या चीज़ें कर रहा है, और पूरी कॉर्पोरेशन चला रहा होता है वो। सर एनिमे, इसीलिए मैं बड़ा क्रेजी फैन हूँ सर। कोशिश करता हूँ लोगों को कि एनिमे ज़्यादा देखा करें क्योंकि एनिमे में आपको पता होता है ये सस्पेंस, मतलब ये फिक्शन की बात कर रहा है, बट रियलिटी से टच करती है वो चीज़। तो आपको कार्टून और एनिमे में ये फ़र्क है कि एनिमे जो है रियलिटी से बड़ा कनेक्टेड होता है, इमोशन भी उसमें होते हैं, हर चीज़ आपको मिलती है उसमें। नहीं सर, एनिमेशन मैं एनिमेशन को बहुत हाई रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि एनिमेशन जो है ना एक इमेच्योर माइंड को भी ना एक आइडिया बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर लेता है। और एनिमेशन बनाने के लिए आपको जो माइंड चाहिए, इट्स नॉट दैट एनिमेशन, ये एनिमे है। ये आप हेंटाई की तरफ जा रहे हो, इसको हेंटाई कहते हैं। हाँ, एनिमे मतलब कि एक काइंड ऑफ आर्ट, जैसे मूवीज हैं, ये अपना पूरा जॉनरा है, ये अपना जॉनरा है, ये पूरा अपना जॉनरा है। इस जॉनरा को आप अगर लेबल कर ले जाओ तो इसको आप साइबर पंक कह सकते हो। अब ये काफ़ी इवॉल्व कर गया, अब इसकी बड़ी किस्में निकल आई हैं, लेकिन वो 70s 80s के अंदर यही वो जॉनरा है जिसकी बेस पे आपको एक पूरी साईफाई की मूवमेंट देखने को मिली थी, स्पेशली आपको क्या नाम है हॉलीवुड के अंदर। क्योंकि ये जापानी असल में सर आपको पता है वर्ल्ड वॉर हार गए थे, लेकिन जापानीज जो कल्चर है और जापानीज जो नॉलेज है सर, बहुत प्राउड को हमें ये आज तक उन्होंने अपने वो हज़ारों साल की नॉलेज सारी प्रिजर्व रखी हुई। उनकी सारी डायनेस्टियाँ, चंग पंग टूंग, मुझे तो नाम भी नहीं सही से पता, लेकिन जापानीज जब जंग आ रहे थे ना सर, तो उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो फिल्म शूट कर सके। ये हमें बेसिकली पढ़ाया गया था फिल्म स्कूल के अंदर, बिकॉज द क्रेडिट ऑफ एनिमेशन हार्ड कोर गोज टू जापानीज। वो इतने मोटिवेटेड थे कि नहीं हमें मतलब हमें US से शाना बशाना चलना है,
अगर ये लोग हॉलीवुड पे काम कर रहे हैं तो हमें पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करनी होगी। और बेचारे गरीब, उनके बहुत खतरनाक फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स भी निकले हैं, जिसमें से रोशमोन सबसे मशहूर है। लेकिन एंड में वो बैठ गए, उन्होंने कहा ये फिल्म जो पुरानी जमाने की होती थी ना सर, वो अगर आप खोल के देखो तो वो लिटरली फ्रेम्स होते थे जी, सेल्यूलॉइड जिसे कहा जाता था, वो उस पर ड्रॉ करना शुरू हो गया। इसको कहते हैं सेल्फ फ्रेम एनिमेशन। और आज तक जापान वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर हैंड ड्रॉन एनिमेशन आज तक की जाती है। अभी रिसेंटली हमारा एक पाकिस्तानी फिल्म मेकर है जिन्होंने एक एनिमेशन बनाई है, द ग्लास वर्कर। उसने क्लासिकल मेथड पे बनाई है कि एक एक फ्रेम उसने हाथ से ड्रॉ किया। आपको पता है कि ये मूवी बनाने में उसको 10-15 साल लग गए? इतना ही लगता है। और 2012-13 में उसने शुरू किया था हैंड ड्रॉ, मतलब उसने मैंने कल परसों ही मैंने उसकी पूरी वो वीडियो देखी। और यंग सा बंदा है, ये भी नहीं कोई बाबा है, यंग सा बंदा है। इनका नाम है उस्मान रियाज साहब, एग्जैक्टली। और फंडिंग जो है उसकी फैमिली ने की। अच्छा, मजे की बात, उसके साथ जो पार्टनर थी जो काम कर रही थी उसमें 2019 में उन्होंने आपस में शादी कर ली। ये सब चल रहा है और फिल्म भी चल रही साथ साथ। फिर बीच में कोरोना आ गया, वहां से इनको जो है एक बहुत बड़ा एक हर्डल मिल गया इनको। और अब कहीं जाके 2024 में वो फिल्म सिनेमा में लगी है और पाकिस्तान की नॉमिनी भी है शायद किसी बड़े अवार्ड में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, गोल्डन ग्लोब में गई, गारंटीड ऑस्कर में गई है, पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनी है, व्हिच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अ पर्सन लाइक मी। नॉट अगर सब पाकिस्तानी को नहीं भी प्राउड फील करते तो मुझे जैसा बंदा जो एनिमे देखता रहा है और बड़ा शौकीन है, जो पाकिस्तान का प्रोडक्ट मिला नजर आया सामने, तो बड़ा प्राउड मोमेंट था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब सोचें, इसको एज अ वेपन यूज़ किया है जापानीज़ ने, क्योंकि उनको अपनी मासेस को एजुकेट करना था थ्रू फिल्म, क्योंकि जितना भी कंटेंट आ रहा था वो सारा हॉलीवुड से आ रहा था, एंड दे कुड आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज। उनकी लैंग्वेज डिफरेंटली चलती है। सर फिल्म मेकिंग में कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एस्थेटिक्स हैं। अब ये आपको सोशल मीडिया पे भी यूज़ होते हुए दिखेंगे। अगर आपको अगले बंदे के माइंड को इन्फ्लुएंस करना है ना, तो उसके लिए किया जाता है मिजान सैन। मिजान सैन का मतलब ये है कि आपको फ्रेम की मूवमेंट बनानी है, और ये मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जिस आवाम को आप दिखा रहे हो ना, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू। अब इंग्लिश एक वाइड स्प्रेड लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश कंटेंट आप फौरन समझ जाते हो कि अगर अब इंग्लिश जो है वो लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट। आप देखिएगा आपको मेजॉरिटी फिल्मों में जो विलन है वो लेफ्ट पे दिखेगा और हीरो राइट पे दिखेगा, क्योंकि आपका माइंड बाय डिफॉल्ट लिटरेचर को परसीव करता है कि लेफ्ट से राइट चल रहा है। इसलिए आप हॉलीवुड से बॉलीवुड की तरफ उठ के आओगे तो आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट विजुअल मिलेगा कि इन्होंने विलन को लेफ्ट पे रखा हुआ है, हीरो को राइट पे रखा हुआ है। इस चीज़ को अब थोड़ा मिक्सअप भी किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से अब लोगों की लैंग्वेज और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। आप चाइनीज़ फिल्म्स उठाएं सर, जापानीज़ फिल्म्स उठाएं, आपको लगेगा इससे ज़्यादा स्लो फिल्म हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपने जापानीज़ फिल्म को या चाइनीज़ फिल्म को या एनिमे को 10 मिनट बर्दाश्त कर लिया, फिर वो आप पे खुलना शुरू होती है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज वर्टिकल है। एग्जैक्टली सर, मेरे कहीं पढ़ा था, शायद मुस्तसर हुसैन तारा साहब ने कहा था कि चॉकलेट के बारे में, एक और चीज़ के बारे में कहा था कि हर अच्छी चीज़ जो है वो एब्जॉर्ब करने में या खुलने में टाइम लगता है, तो आपको टाइम देना पड़ता है। मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी है द शॉशैंक रिडेम्पशन, और मैं हर साल एक दफ़ा लाजमी देखता हूँ, क्योंकि मुझे वो एक होप वाला आंसर जो है ना वो ज़िंदगी में कायम रहे। और कोई 8 से 10 साल वो मूवी मेरे सिस्टम में वैसे ही पड़ी, मैं देखता ही नहीं था, क्योंकि मेरे थोड़ी सी भी आगे की करके देखो ना क्या बोरिंग चीज़ चल रही है। और स्टार्ट में देख लो, ब्रेकिंग बैड सीरीज़ देख लो आप, हर अच्छी चीज़ ना आपसे अपने आप खोलने के लिए आपसे आपका वक्त मांगेगी, आप उसको वक्त दो। ब्रेकिंग बैड शुरू में देखोगे क्या चल रहा है यार, कोई समझ नहीं आ रहा। शॉशैंक रिडेम्पशन शुरू में देखोगे क्या एक बोरिंग सी स्टोरी है प्रेजेंट की होगी, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आप जैसे देखना शुरू करोगे, वो शुरू का जो एक बैरियर होगा ना 15-20 मिनट का, वो आप पार कर लोगे तो सर फिर पता चलेगा कि क्या मास्टरपीस है ये। टाइमलेस सर, टाइमलेस कंटेंट है। और आप किसी को भी दिखाओ, इसने एक दफ़ा प्यूबर्टी अटेन कर दी तो उसको समझ में आएगा क्या हो रहा है। ऐसा ही है। अब ये सारा का सारा जो मतलब जिस लेवल की एक्सपेरिमेंटेशन एनिमे में की गई है, क्योंकि एनिमे या हेंटाई जो है ये सेक्सुअली भी बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है, और ये सारा जो इसका नेगेटिव वाला डेटा ये आपको मिलेगा डार्क वेब पे, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर जापानीज कल्चर ये चीज़ इलीगल नहीं है। तो उनके अपने मुल्क में तो लिमिटेड तौर पे इसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन हम लोगों के लिए इसकी एक्सेस अवेलेबल नहीं है। आपको डार्क वेब को इस तरह से देखना पड़ेगा। हमारे मुल्क में अगर किसी चीज़ को अच्छा समझा जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड वाइज उसको अच्छा समझा जाए। अखलाकी मेयार हर बंदे का, हर कौम का डिफरेंट है। ये इंटरनेट पे इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। तो जब तक आपके प्रोटोकॉल्स डिफाइंड नहीं है ना सर, इंटरनेट आपको अंदर चूस के खा जाएगा। ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सरफेस वेब पे जो इंटरनेट है ना वो शुगर कोटेड है,
कलर्स डले हुए हैं, वीडियो के अंदर बहुत अच्छा म्यूजिक है, आपका अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, वो वीडियो आपको हुक करके अंदर खींच रही है. वंस यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स ना, सर्फेस इंटरनेट आप पे काम करना बंद कर देता है, फिर आप घुसते हो रिसर्च में. अब रिसर्च के लिए प्राइमरीली बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी इंस्टीट्यूट में जाओ. आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओ यार, उनका अपना डीप वेब है. आप गवर्नमेंट में जाओगे, उनका अपना डीप वेब है. कहीं भी आप जाओगे जो एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसका डीप वेब होता है और वेल मेंटेन्ड होता है. जैसे मैं जैबिस से हूँ, तो उनका जो डीप वेब है वो बेसिकली जैपडेस्क कहलाता है, जिसका बेसिक एक्सपोजर जो स्टूडेंट को दिया जाता है, लेकिन बैकएंड पे उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिटरली दूसरी यूनिवर्सिटी से इंटरेक्शन में जो डेटा आ रहा है वो सारा वहाँ स्टोर हो रहा है. पहले आप ये सीखो, यहाँ तक पहुँचो डीप वेब तक. डार्क वेब हर एक के लिए नहीं है, लेकिन डार्क वेब चलता कैसे है ये हर एक को पता होना ज़रूरी है. मैं यहाँ पे इस टॉपिक को रैप करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर आप और स्टोरी सुनना चाह रहे हो डार्क वेब के बारे में, तो उसमें सबसे पॉपुलर आपकी अरब स्प्रिंग की स्टोरी है. अरब स्प्रिंग का आपको मालूम है ना? जी सर. सर आग लग गई पूरे मिडिल ईस्ट में. वो जो आग लगी है ना, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए भी काफ़ी हद तक डार्क वेब यूज़ किया गया, क्योंकि डार्क वेब का जो सेकंड मेन स्ट्रीम यूज़ है वो जर्नलिस्ट करते हैं. पहला वाला आपका एजुकेशनल हो गया. अब सोचें, एक रिसर्च हो रही है सोवियट्स की जो 80s में हो रही है, जिसमें वो चेक करना चाह रहे हैं कि एक जिंदा इंसान को नाउजुबिल्ला अगर खोल के देखें कि उसके ऑर्गन्स कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ये डेटा वो शेयर भी करना चाह रहे हैं और साइंटिस्ट के साथ, और उनकी ऑलरेडी उनसे बात हो चुकी है कि भाई ये डेटा मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा तो तुम प्रोसेस करके मुझे वापस दोगे. एक बैठा हुआ है जिनीवा में, एक बैठा हुआ है स्वीडन में, एक बैठा हुआ है पाकिस्तान में, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. तो आप डार्क वेब यूज़ करोगे, क्योंकि अगर ये डेटा रिलीज़ हो गया या पब्लिक में आ गया, पब्लिक तो सर बर्दाश्त तो बहुत दूर की बात है ना, अनडाइजेस्टेबल है. ठीक है ना? ये आपके मॉरल्स के एक पूरी कैटेगरीज हैं, और ये पूरी की पूरी यूँ समझो इंटरनेट के अंदर एक तरह से कोडेड है कि लेवल्स हैं, लेयर्स हैं. अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप इन लेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता करके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पास करो, तो डार्क वेब एक खतरनाक चीज़ नहीं है. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस ह्यूमंस हैव डन, क्योंकि डार्क वेब के ऊपर आपके पास जो डेटा प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है वो सरफेस वेब पे नहीं है. सरफेस वेब पे इन दी एंड आपको कुछ ना कुछ करके पैसे ही कमाना है या अटेंशन स्पैन ही पकड़ना है. अगर आपको डेटा को 100% सिक्योर करना है ना, कि कभी डिलीट ना हो सके, वो कहते हैं ना मेरा डेटा गायब नहीं हो सकता, डिलीट नहीं हो सकता, वो डार्क वेब पे ही डालना होगा, अनोनिमस ही रखना होगा. या तलत यहीं पे इसको कंक्लूड करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम गहराई में जाएंगे ना, तो फिर वो आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं डार्क वेब के, जो आई थिंक इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत मेंशन्ड है, जिसमें पेडोफिलिया आ गया, जिसमें ये ह्यूमन सैक्रिफाइसेस आ गए. ये सबको पता था कि देखें डार्क वेब में जो है बच्चों की, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटीज की बहुत की गई है. जब बच्चों की ज्यादती के वाकयात होना शुरू हुए पाकिस्तान में, हम कसूर में देखे, आगे पीछे ज़ैनब वाकया हुआ, उसके बाद ना एक बड़ा बूम उठ गया कि यार ये सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों की पॉर्न मिलेंगी आपको, या फिर किसी के साथ रेप किया जाता है तो उसकी पॉर्न मिलेंगी आपको. और हमें ना मिर्च मसाला ही पसंद है, थोड़ी तरतरा भड़कता. सर वो ह्यूमन डिजायर है, हमें चाहिए इमोशन. जितना लिव ऑन स्टोरीज, जितना वो चीज़ मिलेगी ना, जितना मैं उसको खूंखार करूँगा तो उतनी अट्रैक्शन बढ़ेगी. आप भले कह दें कि आपका दिमाग ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हैं, शरीफ आदमी है, बट एक चुल मचती है, क्या इंसान तो हो ना क्या होता है. तो ये स्टोरियाँ ना बड़ा वो करती थी कि यार देखो जाए क्या होता है, कि वहाँ पे आप पैसे देके किसी को कत्ल करवा सकते हो, टॉर्चर करवा सकते हो. मेरे आपसे बातचीत करने के बाद या 2-3 दिन से मैं जो आर्टिकल्स अगर पढ़ रहा हूँ ना, उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन थी, कि भाई डिस्ट्रैक्ट करो इनको. मेन मोटो जो है सर, कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग कर रहे हैं, कि वो आप चाह रहे हैं कि हम तो हैं ही हैं, हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जिसके अंदर लेटेंट लेवल पे, असल में ये जो सारी चीज़ें आप मेंशन कर रहे हो ना, कि ह्यूमन सैक्रिफाइस करना है, वॉयरिज्म में घुसना है, पेडोफिलिया करना है, गलत किस्म का सेक्स करना है, ये फेटिशेस कहलाते हैं. और ये एज डिजीजेस आपके अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं अगर आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग सही ना हो. तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने डार्क वेब को एज अ मार्केटिंग गिमिक यूज़ किया है, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जिनके अंदर ये चीज़ें वो है ना इनोसेंट लेवल पे थी, बजाय इलाज करने के लेट्स एक्सप्लॉइट. अगर मैं इसे ये कहूँ कि भाई ये एक तरह से बैट है, ठीक है, एक तरह का वो जिसे मछली को डालने के लिए दाना डालते हैं, बेट, yes. कि भाई उनको पता है भाई ये बैट जो है वही खाएगा जिसके दिमाग में कीड़ा होगा, इविल जीनियस होगा, फलाना होगा, हर कोई मोरालिटी की उसके साथ तमीज़ नहीं होगी. वो आएगा तो वहाँ से फिर हम हंट करेंगे कि हमारे मतलब का बंदा कौन है, उसको वहाँ से पकड़ेंगे हम. देयर यू गो. इसके लिए एक बड़ी फेमस वो एक टैक्टिक भी है, स्ट्रैटेजी कहते हैं इसको, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज़ करती हैं, इसे कहते हैं हनी ट्रैप. अभी खलीलुर रहमान के साथ भी हुआ था.
पता नहीं हनी ट्रैप था, ख्वार ट्रैप था, जो भी देखिए था। वो एक लड़की तक तो पहुंच गया ना, यू हैव टू हाँ। अंडरस्टैंड यस। उससे जो कम्युनिकेट कर रहा था, देयर इज नो वे टू चेक कि वो एक्चुअल में वो लड़की थी या नहीं। हो सकता है कि पीछे एक पूरी टीम बैठी हुई हो जो कि एक तरह से इस बंदे को सैबोटाज करना चाह रही हो। हमें तो सिर्फ सिलेक्टिव डेटा दिया गया है, एक्चुअल डेटा तो हमें नहीं पता कहाँ है। अब ये देख लेंगे खलील रहमान कमर किनके खिलाफ बातें कर रहा था, क्या सोच कर रहा था। हो सकता है उन्होंने एक्सपोज करना हो कि भाई अब तू ज़्यादा वो कर रहा है ना, चला तुझे इतना एक्सपोज, इतना गंदा कर देंगे तुझे कि तेरी कोई बात बिलीव ही नहीं करेगा, तुझे एक मजाक का निशान बना के रख देंगे हम। और ये माजी में भी बहुत से ऐसे लोगों के साथ हुआ है कि जो गलत किसी को जाके इसने पिन किया खलील रहमान को, वरना ये बहुत अच्छा जा रहा था। आई थिंक इसको अटैक किया गया है। यू नेवर नो, यू नेवर नो। इसी यू नेवर नो पे आज की एपिसोड का अख्तिताम करते हैं। आई होप कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हों, जिस तरह मेरे आज क्लियर हुए, क्योंकि मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट था कि मैं कभी इसमें कूदना ही नहीं चाहता था। पर मेरी ज़ाती एक अखलाकी हदूद समझ लें कि यार बच्चे ये चीज़ लाइफ में नहीं चाहिए। लेकिन अब तलत साहब से बात करके या कुछ दिनों से मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, उससे पता चला कि यार इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अवेयर रहें, हर चीज़ से रहें। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है और क्या चीज़ आपके लिए ख़तरनाक है। नॉलेज होना ज़रूरी है, आप भले जाएँ या ना जाएँ। इस उम्मीद के साथ कि आप और आपके घर वाले हर तरह के शर से महफूज रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मुझे और तलत चौधरी साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।